हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले क्या हमारे पास इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इन जनरल इक्वल नहीं होता है। इक्वल हो भी सकता है, ठीक है, बट इन जनरल इक्वल नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन मैट्रिसेस आर सेट टू कम्यूट। अगर ए बी बी ए के इक्वल हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स जो है कम्यूट कर रहा है। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए देन मैट्रिसेस आर सेट टू एंटी कम्यूट। मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ए एंड बी एंटी कम्यूट कहलाएगा। जैसा मैंने बोला कि जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। तुम कोई भी दो रैंडम मैट्रिक्स ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो ए बी और बी ए, तो ये इक्वल नहीं होगा इन जनरल। मतलब क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड ही ना हो। ठीक है, इसका ये भी हो सकता है कि बी ए डिफाइंड हो, ए बी डिफाइंड ना हो। ये भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो बट इक्वल ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो और इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए दिस मीन्स डैट बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, इससे पहले भी तुम देखो कि एक मैंने तुम्हें नोट में ये बताया था कि अगर ए बी डिफाइंड है एंड बी ए भी डिफाइंड है तो मैंने क्या बोला था कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। मतलब क्या होगा कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन हुआ, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन हुआ, देन बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n बाई m। कब होगा, जब ए बी डिफाइंड हो और बी ए भी डिफाइंड हो, तब जाके क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन होगा तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई m। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि तुम ए बी देखो, ए बी में क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है m बाई एन, बी का ऑर्डर क्या हमारे पास n बाई m। ठीक है, तो जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी डिफाइंड है, बिकॉज यहाँ से कॉलम सेम है। ठीक है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m बाई m। ठीक है, अब अगर तुम बी ए लोगे तो बी ए में क्या होगा, बी का ऑर्डर क्या होगा, n बाई m और ए का ऑर्डर क्या होगा, m बाई n। तो यहाँ से फिर कॉलम सेम है, इसका बी का कॉलम, ए का रो सेम है, तो ए बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाई n। ठीक है, तो अगर ए का ऑर्डर m बाई n हुआ और बी का ऑर्डर n बाई m हुआ तो ए बी भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा। ए बी का डिफाइंड होना और बी ए का डिफाइंड होना इस बात का कोई गारंटी नहीं लेता है कि ये दोनों इक्वल भी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। अब जरा तुम ध्यान दो, अगर ए बी बी ए के इक्वल हुआ तो इसका क्या मतलब होगा कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ऑर्डर भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या है, m बाई एम और बी ए का ऑर्डर क्या है, n बाई एम। तो इसका क्या, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, m इज इक्वल टू n। ठीक है ना। तो इसी बात को मैं क्या बोल सकता हूँ कि इफ ए बी इज डिफाइंड एंड बी ए इज डिफाइंड, इतना अगर मैंने बोला तो इसका क्या मतलब होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज m बाई n एंड ऑर्डर ऑफ बी इज n बाई m। अगर ए बी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। अब मैंने बोला ए बी इज डिफाइंड, बी ए इज डिफाइंड एंड बोथ आर इक्वल, तो इसका क्या मतलब होगा, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। क्लियर है ना ये बात। अगर ए मैट्रिक्स हो गया 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और बी हो गया 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा। बट ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल होगा, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। बस हम इतना बोल सकते हैं कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है। एक्चुअली ए बी और बी ए को डिफाइंड होने के लिए बस इतना ही कंडीशन है कि ए का ऑर्डर m बाई एन हो और बी का ऑर्डर n बाई m हो। अगर ए 2 बाई 2 या 3 बाई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा और बी भी अगर 2 बाई 2 या 3 बाई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, कहने का ये मतलब है कि ए और बी दोनों एक सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ए बी भी डिफाइंड होगा, बी ए भी डिफाइंड होगा, बट गारंटी नहीं लेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, बट अगर मैंने बोला कि ए बी और बी ए इक्वल है तो इस बात की हम गारंटी ले लेंगे कि ए एंड बी बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये बात यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी है। अच्छा, इसी को तो हम डिस्कस कर रहे थे। दिस मीन्स डैट बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर मैंने ए बी को बी ए के इक्वल बोल दिया तो उसका ये मतलब है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। इसी बात को यहाँ मैंने बताया, ए बी डिफाइंड होगा तो ए का ऑर्डर क्या होगा m बाई एन, बी का ऑर्डर क्या होगा n बाई एम, तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा m बाई एन, बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा n बाई एन, और ए बी बी ए के इक्वल है तो इस दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो अगर m इज इक्वल टू n हुआ तो a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, a का ऑर्डर हो जाएगा m बाई एम और b का ऑर्डर क्या हो जाएगा n बाई n, और m इज इक्वल टू n है तो a का भी ऑर्डर m बाई एम और b का भी ऑर्डर n बाई एम। तो यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में फिर से बोल दे रहा हूँ, इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड हो, दोनों इक्वल ना हो, ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड ही ना हो, बी ए डिफाइंड हो ए बी डिफाइंड ही ना हो। ठीक है, दोनों डिफाइंड हो जाए दोनों इक्वल हो जाए, ये भी हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अगर ए बी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है, इसका ये मतलब है कि ए का ऑर्डर m बाई एन है तो बी का ऑर्डर n बाई एम है। इस बात की हम गारंटी ले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने बोला कि ए बी भी डिफाइंड है बी ए भी डिफाइंड है और दोनों इक्वल भी है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर है ये बात। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। हम ऐसा कर सकते हैं बट उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डिफाइंड होना चाहिए और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डिफाइंड होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब ए का कॉलम और बी प्लस सी का रो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ए बी कब डिफाइंड होगा, जब ए का कॉलम बी का रो, ए सी कब डिफाइंड होगा, जब ए का कॉलम सी का रो। ये बात आ रही है समझ में। मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला डिफाइंड हो तो हम बिल्कुल ए बी प्लस सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफाइंड होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए इंटू बी सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू सी। फिर यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट हो वो कन्फर्मेबल हो फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये भी डिफाइंड होना चाहिए, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ए और बी सी को, और ए बी और सी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो दिस इज इक्वल। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिस डज नॉट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। अगर ए और बी एक रियल नंबर होगा और अगर मैं बोलूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 तो ये 100% है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0। बट ए और बी अगर एक नल मैट्रिक्स होगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं हो बट उसका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो जाए, ये भी पॉसिबल है। किस केस में, किस में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। ये बात क्लियर होनी चाहिए।